हेलो एवरीवन। आज वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जॉब एंड बैच कॉस्टिंग का एक क्विक रिवीजन। अब जॉब एंड बैच कॉस्टिंग के अंदर में स्टार्ट करने के पहले 2 मिनट का बेसिक बैकग्राउंड देखो। सबसे पहले यहां पर दो है, एक जॉब कॉस्टिंग, अगला हमारा बैच कॉस्टिंग। पहले काम करते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं बैच कॉस्टिंग के बारे में और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फटाफट जॉब कॉस्टिंग के बारे में। देखो पहला है हमारा बैच कॉस्टिंग। इसका मतलब क्या? बैच कॉस्टिंग मतलब जनरली काफी सारा इंडस्ट्री वैसा रहता है और जहां पे जब प्रोडक्शन किया जाता है ना, वो हमेशा किया जाता है बैचेस में। इनफैक्ट मैक्सिमम इंडस्ट्री वैसा रहता है। अगर आप लोग कोई मेडिसिन शॉप पे जाएंगे, कोई अगर आप दवाई परचेज करेंगे, अगर पलट के देखेंगे पीछे लिखा रहेगा बैच नंबर, या कोई भी खाने पीने का चीज अगर आप लोग पैकेट खरीदते हैं उसके पीछे लिखेंगे लिखा रहेगा बैच नंबर। यानी साल भर में जितना प्रोडक्शन होना है वो काफी बार बैचेस में किया जाता है, छोटे छोटे बैचेस में किया जाता है। तो बैच कॉस्टिंग में हमें जानना क्या है कि हर एक बैच में कितना कितना यूनिट करके प्रोड्यूस करना चाहिए, हर एक बैच में कितने कितने यूनिट करके बनाने चाहिए, ये हम लोग को जानना है बैच कॉस्टिंग के अंदर टॉपिक में। अब देखो, जैसे कि मटेरियल चैप्टर में हम लोग जाने थे, एक EOQ का फॉर्मूला था √2AO डिवाइडेड बाई C। इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर में EBQ होता है, इसका फॉर्मूला है √2AS बाई C। EBQ इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, यानी हर एक बैच में कितना क्वांटिटी करके बनाया जाए ताकि वो इकोनॉमिकल पड़े, सबसे कम कॉस्ट पे पड़े, उसको हम लोग बोलते हैं EBQ। मान लो साल भर में मेरा एनुअल डिमांड ऑफ फिनिश गुड्स है 50,000, एग्जांपल दे रहे हैं 50,000। मान लो साल भर में मेरे फिनिश गुड्स का डिमांड आया है 50,000, आइदर एनुअल डिमांड या रिक्वायरमेंट या प्रोडक्शन, पता नहीं क्या बोला जाएगा। अब एक ऑप्शन है 50,000 एक ही बार में बना ले, अगला ऑप्शन है 25,000 करके साल में 2 बार करके ऐसा प्रोडक्शन रन करे। एक ऑप्शन है 10,000 करके साल में 5 बार करे। एक ऑप्शन है 1,000 करके साल में 50 बार करे। एक ऑप्शन है बस एक करके साल में 50,000 बार करे। तो देखो मेरे पास कितना सारा ऑप्शन अवेलेबल है। अब मेरे को यह डिसाइड करना है कि हम हर एक बार में कितना यूनिट करके बनाए। क्वेश्चन उठता है डिसीजन कैसे लिया जाएगा, इसमें 2 कॉस्ट को कंसिडर करके। एक कॉस्ट को हम लोग बोलेंगे सेटअप कॉस्ट, एक और कॉस्ट को हम लोग बोलने वाले हैं कैरिंग कॉस्ट। आप लोग बोलेंगे सेटअप कॉस्ट मतलब क्या? सेटअप कॉस्ट का मतलब क्या होता है, आप जितनी बार प्रोडक्शन करते हैं, जितनी बार बैचेस रन करते हैं, जैसे अगर यहां पे देखा जाए नंबर ऑफ बैचेस या प्रोडक्शन रन, तो यहां पे एक बार, यहां पे 2 बार करना पड़ेगा, यहां पे 5, यहां 50, यहां 50,000। और जितनी बार हम लोग बैच रन करेंगे या जितनी बार प्रोडक्शन रन करेंगे उतनी बार मशीन को सेटअप करना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन तुरंत करना शुरू कर दिए, पहले मशीन को तैयार करना पड़ता है। प्रोडक्शन करने के लिए पहले मशीन को सेटअप करना पड़ता है। तो जब मशीन को जितनी बार सेटअप करेंगे उतनी बार कॉस्ट लगेगा। किसका? इंजीनियर आके सेटअप करेगा, सुपरवाइजर आकर देखेगा सही से सेटअप हुआ या नहीं। इसके अलावा जब मशीन को शुरू किया जाता है वो ह्यूज पावर लेता है, ह्यूज पावर, तो सेटअप कॉस्ट होगा। तो साल में अगर एक ही बार ऐसा प्रोडक्शन हो रहा है तो सेटअप कॉस्ट 1 बार लगेगा। साल में ऐसा प्रोडक्शन 2 बार हो रहा है तो सेटअप कॉस्ट 2 बार लगेगा। 5 बार अगर हो रहा है तो 5 बार लगेगा। 50 में 50 बार लगेगा। अगर 50,000 टाइम्स कर रहे हैं तो सेटअप कॉस्ट भी 50,000 टाइम्स लगेगा। देखो एक बात तो क्लियर है, जो हमारा सेटअप कॉस्ट है यहां पे बस एक ही बार लगेगा मतलब मिनिमम, यहां 50,000 बार लगेगा मतलब मैक्सिमम। और ऑब्वियस बात है, हर एक कंपनी का उद्देश्य क्या है? कॉस्ट कम करना। और जब कॉस्ट कम करना है, कॉस्ट जब कम करता है, वो चाहेगा एक ही बार में पूरा प्रोडक्शन कर ले। पर ध्यान दो, अगर एक ही बार में पूरा प्रोडक्शन कर लिए तो 50,000 एक ही बार में बन जाएगा। और अगर 50,000 एक ही बार में बन गया, तब इमेजिन करो 50,000 यूनिट एक साथ बन गया, कितना ह्यूज जगह चाहिएगा स्टोर करने का, रेंट का खर्चा। 50,000 यूनिट एक साथ बन गया तो उसका इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। 50,000 यूनिट एक साथ बन गया तो एक साथ में कितना मटेरियल का कॉस्ट लगेगा, कितना पावर कॉस्ट लगेगा, तो एक बार में बहुत पैसा जाएगा, जो धीरे धीरे इवेंचुअली जाता तो हम फालतू में इंटरेस्ट लूज करेगा। ये सबको मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? कैरिंग कॉस्ट। तो अगर 50,000 एक साथ बना लिए तो मेरा कैरिंग कॉस्ट लगेगा 50,000 पे, यानी बहुत ज्यादा। पर वही अगर एक एक करके बनाए तो कैरिंग कॉस्ट मेरा बहुत कम लगेगा। देखो कितना विचित्र बात। अगर हम लोग सेटअप कॉस्ट को कम करने जाए तो मेरा कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है।
अगर कैरिंग कॉस्ट को कम करने जाए सेटअप कॉस्ट बढ़ जाता है। तो प्रश्न उठता है क्या करें, क्या सेटअप कॉस्ट को कम करें या कैरिंग कॉस्ट को? बिल्कुल नहीं, हम लोग टोटल कॉस्ट को कम करेंगे। और जब टोटल कॉस्ट को कम करेंगे तो टोटल कॉस्ट मिनिमम कहां पर आता है, उसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। तो प्रश्न उठता है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है, √2as डिवाइडेड बाय c, जहां पर a क्या है, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ फिनिश गुड्स, साधारण में फिनिश गुड्स कितना चाहिए। यहां पर s क्या है, s सेटअप कॉस्ट पर बैच, हर एक बैच को सेटअप करने के लिए खर्चा क्या लगता है, इंजीनियर का या सुपरवाइजर का या पावर का। क्वेश्चन उठता है c क्या है, c हमारा क्या रहेगा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। हमारा सेट, एक सेकेंड, यहां पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। हमारा एस क्या रहेगा, एस तो रहेगा सेटअप कॉस्ट पर बैच, सी क्या रहेगा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ध्यान देना वर्ड है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं प्यूपा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब यहां पे देखो दो चार चीज ध्यान देना है, क्वेश्चन बड़ा इजी आता है, बस दो चार चीज ध्यान देना है। पहला ध्यान हमें यह देना है कि ये ए है एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड एग्जाम में काफी बार देगा मंथली डिमांड, तो इंटू 12 करना। एग्जाम में कभी कभी क्वार्टरली देगा, तो साल में 4 क्वार्टर इंटू 4 करना। साल में अगर वीकली दिया, सॉरी क्वेश्चन में अगर वीकली दिया तो साल में 52 वीक्स है, इंटू 52 करना। या अगर मान लो डेली दे दे तो साल में 360 या 365 जो मन चाहे मानना, उसको मल्टीप्लाई करना 360 365 से। तो पहला बात ध्यान देना है, वर्ड एनुअल है तो साल भर का चाहिए। अगला कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है पर यूनिट पर एनम। अब कैरिंग कॉस्ट का कैलकुलेशन के अंदर में कुछ कुछ ये लोग काम करते हैं। क्या, देखो कभी कभी ये लोग क्या करेगा, कैरिंग कॉस्ट को परसेंटेज में दे देगा। मान लो कैरिंग कॉस्ट दे देगा 20%, कैरिंग कॉस्ट दे देगा 20%, पर भैया मेरे को परसेंटेज में नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कितना रुपया लगता है पर यूनिट को रखने का पर एनम। तब ये परसेंटेज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस कॉस्ट को निकालने के लिए। तब इस केस में ये परसेंटेज को हम लोग किस में मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट से। पर यूनिट क्यों, यहां पर यूनिट है और 20% मान लो पर एनम। तो मान लो डायरेक्ट मटेरियल है 500 रुपया, मान लो डायरेक्ट वेजेस है 300 रुपया, ओवरहेड का वैल्यू है 200 रुपया, यानी कुल मिला के मेरा कॉस्ट कितना लग रहा है, 1000 रुपया। तब इस सिचुएशन में कैरिंग कॉस्ट क्या बनेगा, 20% ऑफ 1000, जो कितना बन जाएगा 200। मेरा कैरिंग कॉस्ट क्या बनेगा, 20% ऑफ 1000, जो क्या बन जाएगा 200। ये 1000 रुपया था पर यूनिट, ये 20% है पर एनम, 200 रुपए का पर यूनिट पर एनम। ये पहला चीज एकदम माइंड में सेट करना। जब भी कैरिंग कॉस्ट दिया रहेगा परसेंटेज में मल्टीप्लाई करेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और मान लो सेलिंग ओवरहेड देता, मत जोड़ देना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक। अब कभी कभी एग्जाम में एक और तरीका रहेगा इसको कैलकुलेट करने का, देगा क्या बोलेगा, कैरी कॉस्ट है 10 पैसा पर यूनिट पर मंथ। पर ध्यान देना ये तो पर यूनिट पर एनम होता है, पर यूनिट पर एनम होता है। अगर बाई चांस पर यूनिट पर मंथ दिया रहेगा तो मेरे को चाहिए साल भर का। तो हम लोग इस समय में कैरी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 12 पैसा इंटू 10, सॉरी 12 पैसा साल में 12 महीना, क्या बनेगा 1.44। डन। तो ये छोटा छोटा चीज ध्यान देना, इससे आराम से हमारा एबीक्यू का कोई भी क्वेश्चन है कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक छोटा सा बात और, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। एग्जाम में जनरली 2 पार्ट बनता है। एक बोलते हैं भाई ईबीक्यू कैलकुलेट करके बता, सॉरी ये ईओ क्यों नहीं ईबीक्यू है। एक बोलेगा ईबीक्यू कैलकुलेट करके बता, कर देंगे √2as/c, और इसी जगह मेरा कॉस्ट मिनिमम आएगा। अब इसके अलावा बोलेगा कि नहीं पर आज के दिन कंपनी का पॉलिसी है कि ये 50,000 यूनिट करके परचेज करता है, या मान लो 5,000, या मान लो 6,000, या मान लो आप 2,000 करके परचेज करता है। आप लोग बताओ इसका भी कितना कॉस्ट लग रहा है, आप लोग बताओ इसका कितना एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है, क्योंकि ईबीक्यू वो क्वांटिटी है जहां कॉस्ट कम लगेगा, पर आज के दिन अगर ये कुछ और फॉलो करता है तो डेफिनेटली कॉस्ट ज्यादा लगेगा।
क्या बताना है कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा जो ये आराम से सेव कर सकता था। क्वेश्चन उठता है इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। मान लो एग्जांपल लेते हैं, दो ही लेके चलते हैं, एक एबीक्यू का, एक ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 को हटाओ, दो ही लेकर चलते हैं। ठीक, अब देखो एनुअल डिमांड ऑफ फिनिश गुड्स, ये जनरली दिया रहेगा। मान लो एक क्वेश्चन ही लेकर चलते हैं जो हम लोग के बुक के अंदर में भी है। ये एक हाइपोथेटिकल नंबर लेते हैं। चलो, एनुअल डिमांड ऑफ फिनिश गुड्स। अब जो एनुअल डिमांड ऑफ फिनिश गुड्स है वो तो देखो हमेशा सेम रहेगा, जो साल भर में चाहिए वो तो चाहिए। मान लो एनुअल डिमांड ऑफ फिनिश गुड्स कितना है, मान लो एग्जांपल ले रहे हैं 50,000। तो अगर ईबीक्यू करके परचेज किए तब भी 50,000, ऑप्शन 1 करके परचेज किए तब भी 50,000। देखो ये इंफॉर्मेशन विल बी गिवन इन द क्वेश्चन कि ए कितना है वो हमेशा लेकर क्वेश्चन के अंदर में देगा। अगला मान लो यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन लिखते हैं पहले। मान लो ए है 50,000, साल भर में 50,000 यूनिट चाहिए। मान लो सेटअप कॉस्ट पर बैच है 14.4। मान लो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम है 1 रुपया। ठीक, तो पहले काम करते हैं, ईबीक्यू कैलकुलेट करते हैं, जो कैसे किया जाएगा, √2 इंटू ए इंटू एस डिवाइडेड बाई सी। तो 2 इंटू 50,000 इंटू 14.4 डिवाइडेड बाई 1 का √ओवर करो, कितना बनेगा 1200। यानी ईबीक्यू के हिसाब से हमें हर एक बार में कितना क्वांटिटी, हर एक बैच में कितना क्वांटिटी करके बनाना चाहिए, 1200 करके। तो क्वांटिटी पर बैच वी विल कैलकुलेट, देखो हम लोग कैलकुलेट करके लिखे 1200। ठीक, अब ऑप्शन 1 मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है आज के दिन हमारी कंपनी का पॉलिसी है ये 5,000 यूनिट करके परचेज करता है। आज के दिन मान लो हमारी कंपनी का पॉलिसी है 5,000 यूनिट करके परचेज करता है। तो देखो भैया साल भर में 50,000 बनाना है, और अगर हर एक बार में 1200 करके बनाए, यानी मेरे को ऐसा प्रोडक्शन, ऐसा बैच कितनी बार करना पड़ेगा, कैसे आएगा, ए डिवाइडेड बाई बी, 50,000 डिवाइडेड बाई 12। आप देखना ये नंबर ऑफ बैचेस बनेगा 50,000 डिवाइडेड बाई 1200, ये बनेगा 41.67, जो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसको लेते हैं 42। साल में 50,000 बनाना है, हर एक बार में 5,000 करके बनाए, यानी कितनी बार बैच होगा, 10 बार। ठीक है यहां तक। अब देखो जितनी बार बैच रन होगा उतनी बार सेटअप करना है, और हमारा हर सेटअप करने का कॉस्ट कितना था, देखो ऊपर क्वेश्चन में हम लिख के दिया था, कितना था 14.4। यानी जितनी बार बैच रन करेंगे, जो सी में लिखा हुआ है, इंटू सेटअप कॉस्ट पर बैच, मेरे एग्जांपल में कितना है 14.4, तो ये क्या बनेगा 42 इंटू 14.4, ये क्या बनेगा 10 इंटू 14.4। अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 605 शायद, और ये आएगा 144। अगला बोलेगा कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करो। तो देखो कैरिंग कॉस्ट किस पे लगेगा, जितना क्वांटिटी परचेज करेंगे, कितना क्वांटिटी हम लोग परचेज कर रहे हैं, ईबीक्यू में 1200 करके और यहां पे 5,000 करके। तो देखो हर एक यूनिट पे लगता है 1 रुपया, हर एक यूनिट को साथ में रखने का लगता है 1 रुपया। तो भैया जितना यूनिट परचेज करेंगे इंटू 1 रुपया करके लगना चाहिए, पर डिवाइड करेंगे 2 से, कारण क्या, एवरेज बनाने के लिए। मान लो 1200 यूनिट आया तो फर्स्ट डे 1200 पे कैरिंग कॉस्ट लगा, पर नेक्स्ट डे थोड़ा सेल हो जाएगा तो यूनिट कम बचेगा, उस पर 1 रुपया लगेगा। नेक्स्ट डे थोड़ा और सेल हो जाएगा तो कम बचेगा, उस पर 1 रुपया लगेगा। ऐसे कम होते होते जीरो टच करेगा। तो जितना क्वांटिटी परचेज किए डिवाइडेड बाय 2 करते हैं एवरेज बनाने के लिए, और हर एक यूनिट पे क्या लगता है 1 रुपया। तो देखो हर एक क्वांटिटी परचेज किए जो बी में था, डिवाइडेड बाय 2 किए एवरेज बनाने के लिए, इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना है 1 रुपया। तो आप लोग कैलकुलेट करके देखना ये वैल्यू कितना बनेगा, 1200 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 600 रुपया, ये आएगा 5,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 2500 रुपया। यानी मेरा टोटल कॉस्ट में क्या लगने वाला है, यहां पे कुछ नहीं है,
टोटल कॉस्ट में क्या लगेगा, ये दोनों मिला के 1205 और यहां पे दोनों मिला के क्या लगेगा 2644। ठीक, यदि अगर ईबीक्यू फॉलो करते तो मेरा कॉस्ट लगता है खाली इतना, पर आज के दिन जो कंपनी फॉलो कर रहा है उसमें खर्चा लग रहा है इतना। यदि अगर बाई चांस क्वेश्चन में बोले एक्स्ट्रा कॉस्ट निकालो, या कितना कॉस्ट ये सेव कर देगा निकालो, तो ये एक्स्ट्रा कॉस्ट या सेविंग्स इन कॉस्ट ड्यू टू ईबीक्यू कितना आ जाएगा 2644 माइनस 1205, कैलकुलेट करना 1439 जाएगा 1439। डन। चलिए, ये था हमारा ईबीक्यू का कंसेप्ट। तो देखो ये टेबल हम लोग कैसे बनाए, एक बार हम वापस से दोहरा देता है। एग्जाम में ए, एस और सी देगा, बोलेगा ईबीक्यू निकाल लिए। अगला बोलेगा साल भर में कितना एफजी का डिमांड था, वो तो देखो ए में दिया हुआ ही था 50,000, विल बी गिवन द क्वेश्चन। अब हर एक और में कितना क्वांटिटी बनाना है, ईबीक्यू में जो ईबीक्यू निकाले वी विल कैलकुलेट, और प्रेजेंट पॉलिसी विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। तो साल में चाहिए 50,000, हर एक बार में लिए 1200, तो नंबर ऑफ बैच आएगा ए बाई बी, आ गया नंबर ऑफ बैच। हर एक बैच को सेट करने का कुछ खर्चा लगता है, उससे मुझे मिलेगा सेटअप कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कैसे मिलेगा, जितना क्वांटिटी परचेज किए बनाए डिवाइडेड बाय 2 एवरेज करने के लिए इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर है ना, कैरिंग कॉस्ट मिल जाएगा। तो सेटअप कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट मिला के टोटल कॉस्ट आएगा। जितना डिफरेंस आया उतना एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है या उतना वो बचा सकता है अगर वो प्रेजेंट की जगह ईबीक्यू को फॉलो करे तब। डन। तो ये था हमारा बैच कॉस्टिंग के बारे में एक छोटा सा बात। अब मान लो एग्जाम में कभी कभी एक और चीज कैलकुलेट करने बोलता है, क्या, इंटरवल बिटवीन 2 बैचेस या फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टार्टिंग द बैच। इंटरवल बिटवीन 2 बैचेस या फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टार्टिंग द बैच। क्वेश्चन उठता है कैसे होगा, बड़ा आसान है। मान लो ए है 50,000 यूनिट्स, मान लो ईबीक्यू निकाले थे 5,000 यूनिट्स। तो पहला चीज एक बोल सकते हैं एग्जाम में कैलकुलेट कर रहे हैं, बोलो साल में ऐसा कितनी बार बैच होगा। नंबर ऑफ बैच बोलेगा, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन बोलेगा, कुछ भी बोल सकता है। नंबर ऑफ बैच बोलेगा या नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन बोलेगा। तो क्वेश्चन उठता है कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। देखो साल भर में 50,000 बनाना है, हर एक बार में 5,000 यूनिट करके बनाए, यानी ऐसा बैच कितनी बार होगा 10 टाइम्स पर ईयर पर एनम। साल में 10 बार ऐसा बैच रन किया जाएगा। अब अगला चीज एग्जाम में कभी पूछ सकता है, इंटरवल बिटवीन 2 बैचेस क्या होगा। इंटरवल बिटवीन 2 बैचेस क्या होगा। अब मान लो अगर साल में 365 डेज माने तो 365 डेज में 10 बैच करना है, तो हर 36.5 डेज बाद। वही अगर हम लोग साल में 360 दिन माने तो 360 दिन में 10 बैच करना है, यानी हर 36 डेज बाद। इसके अलावा हमारे इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी से और कोई तरह का क्वेश्चन नहीं बनता। तो एकदम देखो सिंपल चीज था। पहला बात, ए, एस और सी से ईबीक्यू निकाले। अगला इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव पूछ सकता है। तीसरा इंटरवल बिटवीन 2 बैचेस या फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टार्टिंग द बैच पूछ सकता है। नेक्स्ट एक छोटा सा बात, कभी कभी एक और तरह का क्वेश्चन बनता है कि मान लो ऐसा लिखा रहे, जैसे सीधा बुक में एग्जांपल में दिखाते ताकि आप लोग बेटर रिलेट कर पाए। देखो एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं, एक टिपिकल क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, टू प्रोसेस अ बैच, खाली इतना सा जो मेरे को रेलेवेंट पोर्शन दिखा रहे हैं खाली उतना ही समझा रहा है। टू प्रोसेस अ बैच ऑफ 50 मफिन्स, एक बेकरी है जो मफिन्स बनाता है, बोलते एक बैच में 50 मफिन्स मैक्सिमम बनाता है, जिसमें खर्चा क्या लगता है, मटेरियल का, वेजेस और ओवन सेटअप कॉस्ट। मेरे को मटेरियल से मतलब नहीं है, मेरे को अभी डिस्कस करना है वेजेस और ओवन सेटअप कॉस्ट, इतना इतना है। और देखो यहां पे क्या लिखा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी एक बैच में वेजेस का 50 लगेगा और ओवन को सेटअप करने का 150 लगेगा,
उस बैच में जितना भी यूनिट बनाए वो इररिलेवेंट है। और सोचो नॉर्मल बात है, एक बैच में अगर मान लो एक मफिन बनाए तभी वर्कर को आना पड़ेगा, वेजेस तो लेकर जाएगा उस 1 घंटे का, और ओवन को सेटअप करना पड़ेगा तो उसका भी सेटअप कॉस्ट लगेगा। पर वही अगर उस बैच में 50 मफिन भी बना ले तब भी वर्कर का उतना ही कॉस्ट लगेगा और ओवन को सेटअप करने का भी उतना ही कॉस्ट लगेगा। लास्ट में मुझे कैलकुलेट करने बोला है 600 मफिन, और मान लो एक और हम जोड़ देते हैं 605 मफिन में हमारी कंपनी का कॉस्ट क्या लगेगा। तो देखो एक बैच 50 मफिन का है, अगर ये 600 मफिन बनाए या 605 मफिन बनाए तो नंबर ऑफ बैच कितना बनेगा, 600 डिवाइडेड बाय 12, 50 बैच। यहां पर आएगा 605 डिवाइडेड बाय 12, 605, मैं उल्टा लिखा हूं, 600 डिवाइड बाय 50 12 बैच, 605 डिवाइडेड बाय 50 ये आएगा 12.1 बैच, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। जो हम लोग क्या लेंगे 13 बैच, जो हम लोग क्या लेंगे 13 बैच। जी पता है मेरा वेजेस क्या लगेगा इस सिचुएशन में, मेरा वेजेस क्या लगेगा, एक बैच का 50 तो 12 के लिए 12 इंटू 50, और यहां पे एक बैच का 50 13 के लिए 13 इंटू 50। यानी वो इररिलेवेंट है कि जो 13th बैच है उसमें खाली 5 बना, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ यूनिट। यानी बस ये देख कितने बैचेस है उसके हिसाब से इसका कॉस्ट लग जाएगा। डन। तो ये था हमारा एक टिपिकल बात। एक छोटा सा बात और, काफी बार हम लोग बैच कॉस्टिंग में बैच कॉस्ट शीट बनाने बोलता है, बैच कॉस्ट शीट। बैच कॉस्ट शीट के अंदर में कुछ ऐसा होता है, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस तो देखो हर बैच में कितना लगा हम लोग एग्जैक्ट ट्रेस कर पाते हैं, पर जो हमारा ओवरहेड का खर्चा है वो ट्रेस नहीं हो पाता। तब वो एग्जाम में बताता है कि भैया ओवरहेड को आपको किस रेट पे रिकवर करना है, जो हम लोग ओवरहेड चैप्टर में जाने थे। मान लो जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है ओवरहेड को रिकवर करना है लेबर आर के बेसिस पे, तो हर बैच में कितना कितना लेबर आर काम किया गया दिया रहेगा, और इसके अलावा बताएगा कि पूरे की पूरे कंपनी के अंदर में टोटल ओवरहेड का खर्चा क्या लगा, टोटल लेबर आर कितना है। तो ये मेरे को हर महीने का मिल जाएगा कितना कितना रेट है ओवरहेड का पर लेबर आर। हर महीने में मेरे को मिल जाएगा कितना ओवरहेड का रेट है पर लेबर आर। कैसे मिलेगा आप लोग बोलेंगे, हर महीने के ओवरहेड को लेबर आर से डिवाइड कर दे तो मुझे रेट पर लेबर आर नहीं मिल जाएगा ओवरहेड का। ठीक, एक और ये मिल गया। उसके बाद इस पर्टिकुलर बैच के अंदर में हर महीना कितना कितना लेबर आर काम किया गया दिया हुआ है, ये सब रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरे को क्या मिलेगा, कितना ओवरहेड को रिकवर करना है उस पर्टिकुलर बैच से। तो एक और टिपिकल क्वेश्चन होता है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एक नॉर्मल ईबीक्यू बोलेगा, अगला इंटरवल पूछेगा, अगला कंपैरिजन करने बोलेगा, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। एक और क्या बोल सकता है, वो मफिन वाला जो एग्जांपल लिए, या ओवरहेड टोटल में देगा जिसको बांटने बोलेगा, इस बैच के अंदर में ओवरहेड का रिकवरी कॉस्ट कितना आएगा। डन। तो ये था हमारे बैच कॉस्टिंग के बारे में सब कुछ। और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं जॉब कॉस्टिंग के बारे में। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करें जॉब कॉस्टिंग के बारे में, जो काफी सिंपल है, इसमें कहीं कोई टेंशन वाला चीज ही नहीं है। देखो अगला हमारा है जॉब कॉस्टिंग। पहला बात, जॉब कॉस्टिंग कहां पर लगेगा, पहला बात हमारा जॉब कॉस्टिंग कहां पे लगेगा, वैसे इंडस्ट्री में जहां पे हमारी कंपनी कस्टमर के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक पर्टिकुलर जॉब या एक पर्टिकुलर टास्क की असाइनमेंट करता है। तो जब एक कंपनी को एक कस्टमर से ऑर्डर मिलता है और हर कस्टमर का ऑर्डर अलग तरह का होता है, तो उसको एक जॉब नंबर असाइन करता है। मान लो पहले कस्टमर का ऑर्डर आया, उसको नाम दिया जॉब नंबर 1, अगले वाले का आया उसको नाम दिया जॉब नंबर 2, और ये सिलसिला चलता रहता है। और सिंस हर कस्टमर का जॉब अलग अलग प्रकार का है, तो सबसे सेम सेलिंग प्राइस तो चार्ज कर नहीं सकते, अलग चार्ज किया जाएगा। इसीलिए मेरे को अलग से ट्रेस करना पड़ता है कि हर एक जॉब के अंदर में खर्चा क्या लगा, प्रॉफिट जोड़ के सेलिंग प्राइस क्या होगा। कैसे करना है बताते हैं। सबसे पहले हर एक जॉब का मैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है वो हम लोग आराम से ट्रेस कर पाएंगे, क्योंकि भैया देखो नाम ही है डायरेक्ट, और अगर ये डायरेक्ट है तो मेरे को डायरेक्टली पता है कि उस पर्टिकुलर जॉब के अंदर में खर्चा क्या लगा है।
डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस का। यानी जब हम लोग कॉस्ट शीट बनाएंगे तो मान लो जॉब नंबर 1, एक है जॉब नंबर 2, एक है मान लो जॉब नंबर 3, तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस तीनों जॉब के अंदर में क्या लगा वो मुझे एग्जैक्ट पता रहेगा, तीनों मिलाकर क्या बन जाएगा, प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट तो देखो हम लोग अलग से ट्रेस कर पाए, अलग से ट्रैक कर पाए। अब इसके बाद मुझे क्या ऐड करना है, फैक्ट्री ओवरहेड। अब एक फंडामेंटल डिफरेंस है इस कॉस्ट में। देखो ये 3 वर्ड था डायरेक्ट, यानी डायरेक्टली हम लोग ट्रेस कर पाए किस जॉब के लिए एग्जैक्ट क्या क्या खर्चा लगा है, तो कोई चाप नहीं था, हम लोग आराम से लिख दिए। पर देखो यहां पे वर्ड आया है ओवरहेड, और ओवरहेड का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट, यानी किस जॉब में क्या लगा वो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, वो मुझे टोटल में पता है क्या लगा है। और अगर ये मेरे को टोटल में पता है क्या लगा है, तो भैया इस टोटल ओवरहेड को मुझे कस्टमर से लेना तो है, और अगर लेना है तो मेरे को तीनों के अंदर में बांटना भी पड़ेगा, और अगर बांटना पड़ेगा इस ओवरहेड को रिकवर करने के लिए तो कोई एक बेस चाहिए। हम लोग ओवरहेड चैप्टर में पढ़े थे बहुत तरह का बेस होता है, जिसमें वन ऑफ द बेस क्या था, डायरेक्ट वेजेस। तो इन एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हम लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड को हम लोग किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे। तो हम लोग पहले जानने का कोशिश करेंगे पूरे कंपनी में ओवरहेड का खर्चा क्या है, मान लो 50,000। पूरे कंपनी में डायरेक्ट वेजेस क्या है, मान लो 5 लाख। ठीक, तो मेरा 50,000 रुपया लग रहा है जब वेजेस का खर्चा 5 लाख है, और देखो ऊपर भी रुपया नीचे भी रुपया, कैंसिल होकर यूनिट कुछ नहीं बचता। तो इसी वजह से इंटू 100 करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। मान लो ये परसेंटेज कितना आया है, ओवरहेड कितना है, 10% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरे कंपनी का कॉस्ट शीट बनाएंगे, और पूरे कंपनी का कॉस्ट शीट बनाने के बाद 3 तरह के ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का परसेंटेज निकालेंगे। कारण क्या है, ये जो पूरे कंपनी का ओवरहेड का परसेंटेज आया वही तो यूज करेंगे उस जॉब में। तो पहला काम पूरे कंपनी का कॉस्ट शीट बना। अगला काम ज्यादा कुछ नहीं करना, बस खाली ये 3 ओवरहेड का परसेंटेज निकाल लो कि वो तीनों जो कस्टमर्स आएंगे उनसे किस रेट पे रिकवर करना है। फैक्ट्री ओवरहेड को आप परसेंटेज निकालें डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का निकालेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। यहां पे हम लोग अज्यूम करते हैं ये जनरल नेचर का है या मार्केटिंग नेचर का है, पूरे के पूरे चैप्टर का स्टैंडर्ड असम्पशन है। और जो मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है ये भी हम लोग डिवाइड करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। तो देखो यहां पे फॉर्मूला क्या बनेगा, ऑफिस ओवरहेड का बेस क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो ऑफिस ओवरहेड को डिवाइड किए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से इंटू 100 परसेंटेज बनाने के लिए। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का बेस है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिवाइड किए इंटू 100 किए परसेंटेज बनाने के लिए। तो एक और मेरा तीनों का परसेंटेज आ गया, उसके बाद टेंशन नहीं लेना। मान लो पहले वाले का परसेंटेज आया 10% वेजेस का, मान लो ये आया है 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये मान लो आया है 15% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, ये वर्किंग नोट पे हम लोग कैलकुलेट किए। जब ये कैलकुलेशन हो गया तो भाई फैक्ट्री ओवरहेड का क्या परसेंटेज निकाले थे, 10% ऑफ वेजेस, मेरा फैक्ट्री ओवरहेड क्या आएगा, 10% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो देखो डायरेक्ट वेजेस तीनों में पता है, एग्जैक्ट उसका 10% निकालेंगे, मेरा अपने आप फैक्ट्री ओवरहेड मिल जाएगा, मुझे सीधा मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसके बाद मेरे को ऐड करना है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। देखो हम लोग पहले परसेंटेज निकाले थे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का 20, सेलिंग का 15। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में क्या लिखेंगे, 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो देखो मेरा जितना भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया हुआ है उसका 20% वैल्यू हम लोग लिख दिए। अगला सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हम लोग कैलकुलेट किए थे 15% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो देखो मेरा जितना भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया हुआ है उसका 15% वैल्यू हम लोग यहां पर लिख दिए, मुझे सीधा मिलेगा टोटल कॉस्ट। ऐड करो प्रॉफिट जो आपको अर्न करने की इच्छा है, मुझे तीनों का अलग अलग सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। ये अगर वापस से रिवाइज करवाए तो देखो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिया रहेगा।
खाली तीनों ओवरहेड का परसेंटेज पहले कैलकुलेट कर ले पूरे कंपनी के कॉस्ट शीट के बेसिस पे। किस पे कर? फैक्ट्री ओवरहेड का निकाल वेजेस पे, ऑफिस ओवरहेड का निकाल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, सेलिंग ओवरहेड का निकाल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, और एग्जैक्ट वही परसेंटेज को यूज करो उस पर्टिकुलर जॉब कॉस्ट शीट को बनाने के लिए। आज जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको अगर देखना है तो मान लो जैसे एक क्वेश्चन, मान लो एक क्वेश्चन जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो इजीली पूरी कंपनी का कॉस्ट शीट बन जाएगा। एक बार कॉस्ट शीट बना लिए उसके बाद बोलेगा कि एक पर्टिकुलर जॉब का ऑर्डर आया, उस पर्टिकुलर जॉब के अंदर में डायरेक्ट मटेरियल क्या लगने वाला है दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर क्या लगने वाला है दिया हुआ है, जो हम हमेशा बोला दिया रहेगा। मुझे बताना है कितना प्राइस उससे चार्ज किया जाए जब बोलते हैं सेम प्रॉफिट कमाना है जो पिछले साल कमाए। बोलता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बस खाली 15% बढ़ेगा, जो हमें ध्यान देना है, और वो तीनों ओवरहेड का परसेंटेज दिया है। फैक्ट्री ओवरहेड वेजेस का परसेंटेज रहेगा, अदर ओवरहेड यानी ऑफिस एडमिन सेलिंग ओवरहेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का परसेंटेज रहेगा। और बताओ ये जॉब का कॉस्ट शीट कैसे बनेगा? तो ये बड़ा आसान रहेगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके बेसिस पे कॉस्ट शीट बना लेंगे। जैसे अगर मान लो यहीं पर बनाकर दिखाए तो डायरेक्ट मटेरियल है 9 लाख, डायरेक्ट वेजेस है 7.5 लाख, हमारा प्राइम कॉस्ट आया हुआ है 16.5 लाख, फैक्ट्री ओवरहेड है 4,50,000, तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया हुआ है 21 लाख। आप लोग बोलेंगे ऑफिस ओवरहेड को ऊपर क्यों नहीं लिए? मेरा अभी जस्ट कुछ देर पहले बोले स्टैंडर्ड असम्पशन है, ये जनरल नेचर का रहेगा। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है 4,20,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है 5,25,000, मुझे सीधा मिलेगा टोटल कॉस्ट। जो आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 21 लाख प्लस 4,20,000 प्लस 5,25,000, 30,45,000। ऐड करते बोला है प्रॉफिट 6,09,000, मुझे सीधा सेल मिलेगा। ऐड कर देते हैं प्रॉफिट 6,09,000, मुझे सीधा प्रॉफिट मिलेगा 36,54,000। सही है यहां तक? अब जब ये क्वेश्चन बना लिए मुझको 3%, इनफैक्ट इस क्वेश्चन में 4% निकालना है। पहला फैक्ट्री ओवरहेड का परसेंटेज, अगर हम कैलकुलेट करें फैक्ट्री ओवरहेड का परसेंटेज वो वेजेस पे होगा, तो देखो फैक्ट्री ओवरहेड कितना है 4.5 लाख, जब वेजेस कितना था 7.5 लाख, परसेंटेज के लिए इनटू 100, तो ये क्या बन जाएगा 60% ऑफ वेजेस। ठीक। ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड का परसेंटेज डिपेंड करेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, तो 4,20,000 बाय 21 लाख इंटू 100, ये बनेगा 20% क्या चीज का? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगला मेरे को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड निकालना है, और ध्यान देना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 15% बढ़ने वाला भी लिखा हुआ था, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 5,25,000 था। अगर हम ऊपर कैलकुलेट करें तो 5,25,000 था, अगले साल 18% बढ़े, सॉरी कितना परसेंट बढ़ रहा है 15%, यानी ये 115% हो जाएगा। डिवाइड तो देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ही होगा, 21 लाख इंटू 100, अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे देखता ये वैल्यू आएगा 28.75% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे ही क्वेश्चन आया सबसे पहले हम लोग ये सारा परसेंटेज निकाल लिए। अब उसके बाद क्या करना है, एक जॉब कॉस्ट शीट बनाना है। देखो डायरेक्ट मटेरियल दिया है, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, तो सीधा लिखेंगे 2,40,000 और 1,50,000। अगर हम यही पास में लिखे डायरेक्ट मटेरियल 2,40,000, डायरेक्ट वेजेस 1,50,000, प्राइम कॉस्ट आया हुआ है 3,90,000। और फैक्ट्री ओवरहेड क्वेश्चन उठता है क्या लिखे, तो देखो फैक्ट्री ओवरहेड का हम लोग जस्ट कुछ दिन पहले रेट निकाले, कितना था 60% ऑफ वेजेस, तो जितना वेजेस आया उसका 60%, आप लोग कैलकुलेट करना 90,000, मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा 4,80,000। ठीक। अब ऑफिस ओवरहेड लिखा, देखो ऑफिस ओवरहेड का रेट निकाले 20% कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का,
तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 4,80,000 है, इसका 20% अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे 96,000 आएगा। हमारे को ऐड करना है सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड का देखो परसेंटेज निकाले थे 28.75% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा 1,38,000। मुझे सीधा मिलेगा टोटल कॉस्ट, सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऐड करेंगे मुझे मिलेगा सेम। तो एकदम सिंपल बात है, पहले कॉस्ट शीट बनाए, 3% कैलकुलेट किए फैक्ट्री ओवरहेड का परसेंटेज वेजेस पे, ऑफिस ओवरहेड सेलिंग ओवरहेड का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, एग्जैक्ट वो 3% को हम इस जॉब कॉस्ट शीट के अंदर में लगा दिए। मुझे आराम से इस जॉब का सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। इससे एक छोटा सा बात जो आप लोगों को ध्यान देना है, जरूर ध्यान देना है, वो क्या है? पहला बात जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस भी किए थे कि अगर बाई चांस कोई ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आएगा, हम लोग मानेंगे जनरल या मार्केटिंग नेचर का, इसीलिए वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आएगा, उसका पार्ट नहीं बनेगा। नेक्स्ट, अब फैक्ट्री ओवरहेड का रेट हम लोग हमेशा निकालते हैं वेजेस के बेसिस पे, पर अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन में डिपार्टमेंटल बेसिस पे इंफॉर्मेशन दे तो डिपार्टमेंटल वेजेस का रेट निकालना, डिपार्टमेंटल ओवरहेड का रेट निकालना प्रेफरेबल रहेगा। तुम लोग एक एग्जांपल के तौर पे बताइए, समझ में नहीं आया? जैसे कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जहां पे फैक्ट्री ओवरहेड का वैल्यू दिया हुआ है डिपार्टमेंट वाइज और डायरेक्ट वेजेस भी दिया हुआ है डिपार्टमेंट वाइज, तब यहां पे दो पॉसिबिलिटी है। एक, ओवरहेड 16,000 डिवाइडेड बाय वेजेस 30,000 इंटू 100 करें, ये एक तरीका है जो सही नहीं है। अगर डिपार्टमेंटल इंफॉर्मेशन दे हम लोग हमेशा पहला प्रेफरेंस होगा डिपार्टमेंट वाइज कैलकुलेशन करने का। तब इस सिचुएशन में अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो डिपार्टमेंट एक्स का ओवरहेड है 5,000 डिवाइडेड बाय डिपार्टमेंट एक्स का वेजेस है 10,000 इंटू 100, क्या बन जाएगा? 50% ऑफ वेजेस। डिपार्टमेंट वाई 9,000 डिवाइडेड बाय 12,000 इंटू 100, ये क्या बन जाएगा? 75% ऑफ वेजेस। डिपार्टमेंट जेड 2,000 डिवाइडेड बाय 8,000 इंटू 100, ये क्या बन जाएगा? 25% ऑफ वेजेस। ठीक, अब जब जॉब कॉस्ट शीट बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों डिपार्टमेंट में वेजेस पता रहेगा, अपना अपना परसेंटेज लगा के हम लोग कैलकुलेट करेंगे ओवरहेड कितना आएगा। जैसे अगर इसी में देखें तो देखो भैया, तीनों डिपार्टमेंट का टोटल मिला के वेजेस दिया 18 घंटा @ 2.5, पर तीनों डिपार्टमेंट में अलग से भी बताया आर कितना है, तो वेजेस कितना होगा? पहले में 8 × 2.5 20 रुपया, दूसरे वाले में 6 × 2.5 15 रुपया, लास्ट में 4 × 2.5 10 रुपया, तो देखो मिला के 45 है। तो जब यहां पे ओवरहेड निकालेंगे तो कैसे आएगा? देखो पहले वाले के अंदर में ओवरहेड का परसेंटेज 50, 75 और 25 है, 50, 75 और 25 है, तो ओवरहेड कैसे मिलेगा? पहले वाले वेजेस का 50% प्लस दूसरे वाले का 75% प्लस तीसरे वाले का 25%। हम लोग ओवरहेड का वैल्यू लिख देंगे। डन। जानिए शॉर्ट इस पर्टिकुलर चीज में क्या जाने, पहले कॉस्ट शीट बना, 3 ओवरहेड का परसेंटेज निकाल, फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग। पहले वाला डायरेक्ट वेजेस पे, अगला दोनों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। ऑफिस ओवरहेड जनरल नेचर का मानेंगे, अगर बाई चांस फैक्ट्री ओवरहेड कहीं पे डिपार्टमेंटल दे तो हमारा पहला प्रेफरेंस क्या होगा? डिपार्टमेंटल बेसिस पे कैलकुलेट करना। डन। चलो इसी के साथ हमारे चैप्टर का रिवीजन होता है खत्म।